Okay, so let's now begin with this very important chapter, that is definite integration and area under curves. In this chapter, we're going to study how to evaluate definite integration, definite integrals, and how to evaluate area under curves. Okay, so let's start with a very important formula which goes by the name Newton-Leibniz formula. Okay. अभी तक हम indefinite करते आ रहे हैं. अभी आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लगेंगी. ये b क्या है, ये जो b है और ये जो a है, ये क्या है. Okay. बेसिकली अब हम जो इंडेफिनेट करते हैं हम उसका इंटीग्रल निकाल देते हैं. उसका इंटीग्रेट करके जो हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हैं उसे हम उनको इंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास एक आंसर आता है. अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो न्यूटन लीबनिट्ज़ फार्मूला के थ्रू काम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है FB - FA. अगर हमारी लिमिट स्पेसिफाइड है तो हम फंक्शन निकालेंगे जो उसका इंटीग्रल होगा. इस केस में जैसे हमने f' लिखा है तो उसका इंटीग्रल ऑब्वियसली fx ही होगा. Okay. तो अब हम fx लिखते हैं यहाँ पे और फिर पहले इसमें हम जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू डाल देंगे, उसको x डाल देंगे. ठीक है, x में उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और जब हमारे पास है तो हम उसमें x में a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं आते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलाइज करना. वन थिंग यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट definite integrals are values and indefinite integrals are functions. Exactly, very important thing to remember, very important thing. Okay, और एक चीज़ और है यहाँ पे f' जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हर a और b के बीच में. तो आप देखिए अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा और फिर यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो जाता है. Okay. तो नई बात बनती. हम फिर उसके अंदर ये वाला सेम चीज़ नहीं लगा सकते. मतलब ये a और ये b नहीं हो सकता. जो फंक्शन को a और b के बीच में कंटिन्यूस होना ज़रूरी है. बिल्कुल. तो एक एप्लीकेशन हम देखते हैं, एप्लीकेशन नहीं कहूँगा, एक बेनिफिट कहेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल का ओवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इसमें क्या है, cos क्यूब x कैन इन sin x dx. ये क्वेश्चन जो हम अगर करते हैं इनडेफिनेट में तो हम cos x को t डालते और हमें डेरिवेटिव मिल जाता. Okay. जो हमने इसमें भी किया है. लेकिन इसमें हमारा काम आसान हो जाता है. इसमें हमारा काम इसलिए आसान हो जाता है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर ये काम करते हैं जैसे मैंने इसमें किया और मैंने इसको काटा हुआ भी है. क्यों काटा हुआ है? क्योंकि इसमें हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी. अगर cos x t है तो अगर x की वैल्यू π/2 होती, x की वैल्यू अगर π/2 होती तो cos x की वैल्यू क्या होती? 0. बिल्कुल. तो यही t होगा. आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी रिप्लेस करनी पड़ेगी अगर x 0 है. अच्छा, तो मतलब अगर हमने वेरिएबल और इंटीग्रेशन को हमने चेंज करा है तो हमें लिमिट्स भी उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. सो नाउ दैट वी हैव सीन दैट व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, सो नाउ वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन इनडेफिनेट से इसलिए डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि इनडेफिनेट में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं. ओके, सो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल fx dx अगर a to b होगा तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट c के अबाउट. उससे हम लिख सकते हैं a to c एंड फिर उसी से हम कंटिन्यू करके c to b लिख सकते हैं. ओके. कंसिडरिंग फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन इस पूरी रेंज में कंटिन्यूस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी कम टू a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b to a fx dx. मतलब अगर हम लिमिट्स उल्टी कर रहे हैं तो हमें उसके साथ माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा. अच्छा. तो अब थर्ड रूल है वो बहुत सिंपल और कहूँगा साधारण सा रूल है. ft dt कोई भी वेरिएबल हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. ये इसलिए so the value of definite integral does not depend upon the variable which are the variable of integration that we are taking. Exactly. ये इसलिए जैसे हमने पहले बोला था कि ये डेफिनेट वैल्यू होती है. ये कोई वैल्यू देता है ना कि कोई फंक्शन, इसलिए मैटर नहीं करता. fx dx 0 to a जो होगा वो fa - x dx, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे. ये वाली जो प्रॉपर्टी fx dx 0 to a का इंटीग्रल fa - x dx 0 to a के इंटीग्रल के बराबर होगा. और एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जैसे अगर आप क्वेश्चन में कहीं भी लिमिट 0 से a देखते हो तो आपको वाली प्रॉपर्टी आप अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए. बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हम देखते हैं fx dx जो होता है दैट इज 0 to a fx dx प्लस 0 to a फंक्शन 2a - x dx. ओके. इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल ये आता है अगर f2a - x इज इक्वल टू fx देन हम उसे fx dx को 2fx dx 0 to a कर सकते हैं. क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हो गए. अगर ये दोनों बराबर हो गए हम उसे 2 लेकर आकर 0 to a कर सकते हैं. मतलब हमने अपनी लिमिट जो थी 0 से आधी कर ली और फंक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. बिल्कुल. अब हम देखते हैं a to b fx dx फंक्शन a प्लस b माइनस x dx. ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. उसी का ही वर्जन कह लीजिए जो पहले हमने की है, चौथे नंबर पे जो प्रॉपर्टी की है.
इसमें यहाँ पे b और आ गया है, जिससे a प्लस बी माइनस एक्स हो गई है। बिल्कुल। अब एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए जो आएगा वो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स आएगा। ओके। अगर एफ एक्स इवन है, जो कि आप जानते हैं इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स इज इवन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर ये है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2fx dx हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। ऑड क्या होता कि है? f of minus x will become minus of fx। बिल्कुल, तो इससे ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर fx पीरियोडिक है और उसका पीरियड t है। पीरियोडिक फंक्शन आप जानते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि फंक्शन x प्लस t इज इक्वल टू fx ओके। फॉर एवरी x। For every x belonging to domain of the function। डोमेन, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर एफ एक्स डी एक्स है तो दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि हम इसको 0 टू टी भी कह सकते थे, मैं इसको 1 टू टी प्लस 1 भी कर सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। एफ एक्स डी एक्स ये प्रॉपर्टी भी हम स्टडी करेंगे अभी, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन ये प्रॉपर्टी रियलाइज़ करना ज़रूरी है। 1 टू टी प्लस 1 हो, 3 टू टी प्लस 3 एफ एक्स डी एक्स हो, डजंट मेक अच्छा, अ तो डिफरेंस। पीरियोडिक फंक्शन के केस में ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी। इक्वल होंगी। और अगर हम 0 टू एन टी कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स तो इसका आंसर एन टाइम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स आएगा। ओके। अब ये सब प्रॉपर्टीज़ यू करने के बाद हम एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो एक बेसिक रूल है जो हमें याद रखना चाहिए। ये एक बेसिक फॉर्मूला कहूँगा मैं। हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो है log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब सबसे पहली चीज़, जैसे हमने बोला कि अगर ये 0 टू पाई बाई 2 है तो पहले यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, 0 टू पाई बाई 2 है तो हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? प्रॉपर्टी a माइनस एक्स एफ एक्स। ओके, जो प्रॉपर्टी a माइनस एक्स, मैं पे लिख देता हूँ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी जो आती है कि a माइनस एक्स जो प्रॉपर्टी आएगी इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। हम x की क्या रिप्लेस कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाता है? log cos x dx के बराबर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को और इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, तो ये भी i है, ये भी i है, तो ये 2i हो गया। log ऑफ साइन एक्स cos x के बराबर हो गया 0 टू पाई बाई 2 में। बिल्कुल। और फिर हम जानते हैं साइन एक्स cos x को हम मैनिपुलेट करके sin 2x बना सकते हैं। हमने प्लस log 2 किया और माइनस log 2 किया, ये तो बन गया log sin 2x और ये बन गया माइनस log 2। अब ये तो बिल्कुल फेयरली सिंपल है, यहाँ पे dx भी आएगा, यहाँ पे ये तो फेयरली सिंपल है, इसमें माइनस पाई बाई 2 log 2 पे आ जाते हैं। अब इसको एवेलुएट करना है हमें। ये एवेलुएट करने से बेसिकली आप देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, log ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें 0 टू पाई बाई 2 एवेलुएट करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी एज जो हमारा डिफरेंस है इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट में हम एक फंक्शन निकालते हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती, हम एक फंक्शन निकालते हैं जिसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाला फंक्शन आ जाता। ठीक है, अब ये इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अब हमें ये I1, इसको हमने I1 मान लिया, log ऑफ साइन 2x 0 टू पाई बाई 2। अब हम आगे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जिससे dx जो हो जाता है वो dt बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अब आपका ये ब्रेक हो गया log ऑफ साइन t में, ओके 0 टू पाई dt बाई 2। ओके, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमने देखा कि हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन एक्स के, साइन एक्स के, एग्जैक्टली। तो हमने अभी ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आई थिंक जो पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने क्या कहा था, अगर इंटीग्रल 0 टू 2 है एफ एक्स डी एक्स है और आपका एफ जो, मैं इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको ऑर्डर में लिखने में हमें पता चलेगा, अगर फंक्शन 2a माइनस एक्स जो है वो फंक्शन x के बराबर है तो हम उसे आधे करके उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन 2a माइनस एक्स जो है वो बराबर है एफ एक्स के, तो इंटीग्रल 0 टू ओके 2a एफ एक्स डी एक्स ओके 0 टू 2a कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और यही हमने किया है इसके अंदर। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये i के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, अच्छा तो I1 I के बराबर आ गया है, I1 I के बराबर ही आ गया, तो 2i जो हो गया वो क्या हो गया, i प्लस i माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो हमारी i की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस पाई बाई 2 log 2।
minus So our pi- answer is that I is nothing but minus pi by 2 log 2. ये देखिए फाइनाइट वैल्यू है एज कम्पेयर टू इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने log ऑफ sin x की वैल्यू निकाली है, इंटीग्रेट किया है, log ऑफ डेफिनेटली इंटीग्रेट किया है 0 to pi by 2 से। Okay. और आंसर है माइनस पाई बाई 2 log 2। इसे याद रखिएगा प्लीज़। ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 के, जो कि बराबर होता है इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. ओके, सो नाउ वी लर्न सम अबाउट सम रूल्स एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स. Okay, the first thing we're starting with is that a function that is integrable over every interval on real line and ft plus x is equal to fx for every x and a and a real t, then the integral a to a plus t fx dx is independent of a. मैंने ये अभी भी एक्सप्लेन किया था कि मैंने जब आपको कहा था अगर 0 to जो एक आया था रूल कि 0 to t n 0 to t fx dx ओके, जो बराबर होगा वो आपका 0 to nt के बराबर होगा एफ एक्स डी एक्स के। तो जब ये रूल आया था तो मैंने कहा था ये पीरियोडिक है विद अ पीरियड t, तो दिस कुड बी 1 to t plus 1, दिस कुड बी 2 to t plus 2, दिस कुड बी 3 to t plus 3, ये कुछ भी हो सकता है। यही चीज़ ये बता रहा है a2। इसको आप आराम से असाधारण तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप वो ऐसा चाहिए रिज़ल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक और कुछ और प्रॉपर्टीज़ या कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ जाते हैं। इसमें ये है अगर साइन x रेज टू द पावर n है 0 to पाई बाई 2, पहली तो ऑब्वियस चीज़ ये है कि वो cos x रेज टू द पावर n dx 0 to पाई बाई 2 होगा ही होगा। बिल्कुल, इसको हम a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा के भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, cos x. ओके, सो अब ये क्या होगा, ये इस दोनों का जो बराबर होंगे ये होंगे n-1 ओवर n इंटू n-3 बाई n-2 n-5 बाई n-4 कंटिन्यूड अप टिल आपका न्यूमरेटर में 0 नहीं आ जाता, या फिर न्यूमरेटर में जब 1 आ जाएगा हम नेगेटिव नहीं करते 1 या 2 तक आने तक हमको ये सब चलता रहना है. और अगर ये जो पावर है n है, अगर n even है तो इसमें हमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर n ऑड है तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई। मतलब जब तक हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 तक पहुंचेंगे और उसके बाद हमको इसे पाई बाई 2 या 1 से मल्टीप्लाई करना होगा डिपेंडिंग अपॉन n. एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर हम पूरा लें और अगर हम एफ एक्स का मॉड लेकर उसे इंटीग्रल में डालें तो उससे बड़ा ही होगा। ऐसा क्यों, आप देख लीजिए, ये अगर कोई फंक्शन है कुछ ऐसा, तो अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो अगर मैंने इसका इंटीग्रल लिया तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आएगा, अच्छा। तो अब ये वाला पोर्शन जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ओके, ठीक है, पहले तो ये वाला केस हो गया जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये चीज़ जो आ रही है ये थोड़ी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे थोड़ा कम हो जाएगा वैल्यू। ओके, अगर हम मॉड एफ एक्स ले लेंगे ये वाला पोर्शन भी ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जब ऊपर आ जाएगा तो ये इंटीग्रल भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो ये नीचे लेने से नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? नीचे ये आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, हम बाद में सीखेंगे ये कि एरिया अंडर कर्व देता है, लेकिन अगर फंक्शन आप देखो बेसिकली इंटीग्रल होता क्या है, इंटीग्रल होता है एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल लिटरल डेफिनेशन पे जाओ। डी एक्स इज़ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एक्स। बेसिकली हम करते क्या हैं इसके अंदर, हम अगर मैं यहाँ पे एक प्लॉट करूँ, मैं देखूँ यहाँ पे, ओके, सो इन दिस केस अगर एफ एक्स ही नेगेटिव है तो डेफिनेट इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा। हम बेसिकली छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं। ये एफ एक्स होता है जो हाइट होती है, और जो ये ब्रेड्थ होती है ऐसे ये डी एक्स होती है। तो अगर एफ एक्स ही नेगेटिव है बिल्कुल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वैल्यू एक तरीके से नेगेटिव आएगी इस इंटीग्रल की। बिल्कुल। अब एक रूल है कि एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स भी इंटीग्रल ऑफ जी एक्स से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा फंक्शन एक्स, ओके, आपने ये देखा ये एफ एक्स डी एक्स ऐसे जैसे मैंने इसमें समझाया वैसे ही ये बात अप्लाई करती है। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए हाईलाइट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑफ डी एक्स अगर आपका एच टी डी टी, आप ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, जो इंटीग्रेट कर आ रहा है वैल्यू टी, उसके अंदर हम या तो अपर लिमिट में एफ एक्स डाल रहे हैं और लोअर लिमिट में जी एक्स डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ में आप देखिए, इसमें आंसर आपका फाइनाइट नहीं आएगी वैल्यू, इसमें आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, वो एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। बिल्कुल।
क्योंकि हमने दो फंक्शन ऑफ एक्स लिए हैं, फंक्शन ऑफ एक्स और एफ एक्स और जी एक्स। ये जो इसके लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक Constant नहीं, फंक्शन है। वो भी एक फंक्शन, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे इंटीग्रल को, तो उसकी वैल्यू क्या आती है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये होगा एच ऑफ एफ एक्स ओके, इंटू एफ डैश एक्स माइनस एच ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये फॉर्मूला पक्का अच्छे से याद रखिए। बिल्कुल। और इससे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल। ओके, सो विल नाउ स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिमिट ऑफ अ सम। ओके, इसमें मैं बेसिकली स्टार्ट एग्जाम्पल से करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल समझना है, ये आप उससे डायरेक्टली समझ जाएंगे जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है एग्जाम्पल है, अगर हमें निकालना है 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 अप टिल 1/3n। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ये एक सम है जिसकी हम क्या ले रहे हैं, लिमिट। Limit. सो इसलिए हम इसे कहेंगे लिमिट ऑफ अ सम। ओके, इसमें आप देखेंगे अगर एनालाइज करें तो आप कहेंगे n + 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने लिमिट तो पढ़ी होगी, आप कहेंगे ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है कि टेंडिंग टू ज़ीरो है। दीज ऑल आर टेंडिंग टू ज़ीरो, ओके, वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। एंड अगर आप देखें n इनफाइनाइट है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वो भी इनफाइनाइट होंगी। होगी। तो हम बहुत छोटी छोटी टर्म्स को बहुत बार ऐड कर रहे हैं, बहुत बार ऐड कर रहे हैं। सो हमें इससे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी एग्जैक्टली क्योंकि इस चीज़ को हम एक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीग्रल में भी तो हम यही करते हैं। आप ये रियलाइज़ कीजिए, एफ एक्स डी एक्स होता है जो ये एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। 0 to अगर हम ले लें तो हम हमारा इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स बहुत छोटी वैल्यू, डी एक्स बहुत टेंडिंग टू जीरो होता है, लेकिन हम इसे कितनी बार करते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स। बिल्कुल, जिससे हमारा आंसर क्या आता है, फाइनाइट। ओके। तो इसका तरीका क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, इसका ये इसके लिए ये फॉर्मूला बनाए लिमिट ऑफ अ सम। ये लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला है। इससे पहले हम ब्रेक कर देते हैं 1/n में। 1/n एक तरीके से आप एनालाइज करिए, ये एनालॉगस्ट को आप कह सकते हैं dx के होगा। ये dx की दूसरी फॉर्म होगी एक तरीके से। ये याद रखने का सिर्फ एक तरीका है। ओके, आपको कभी भी ऐसा दिया हो तो आपको 1/n फॉर्म बाहर निकालनी है। 1/n आपको पक्का बाहर चाहिए, मतलब आपकी जो सारी टर्म्स आएंगी ऐड करने वाली, उनके बाहर 1/n मल्टीप्लाइड होना चाहिए। बिल्कुल। देन आता है फंक्शन r/n। r क्या वैल्यू लेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। r यहाँ पे आपकी वैल्यू लेगा 1 से लेकर कोई वैल्यू ऑफ आपकी n की कोई वैल्यू तक जाएगा। वो कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकती है या फिर कोई लार्ज वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे देखिए a n है ना यहाँ पे, तो ये 0 to a f x dx बन जाएगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने 1/n कॉमन लिया। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूल है 1/n बाहर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 1, अब ये जो ब्रेक हो जाएगा ये 1 + 1/n में हो जाएगा, 1 + 1 over 1 + 2/n, 1 over 1 + 3/n, ऐसे फॉर्म में ये ब्रेक हो चुका है। अब r की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें r1 है, इसमें r2 है, r3 है। ये जाते जाते कहाँ तक पहुँच रहा है, ये 1/1 से लेकर 2n/n तक पहुँच रहा है। तो इसमें हमारी लिमिट क्या आएगी, इसमें हमारी लिमिट आएगी 0 to 2 dx over 1 + x। फंक्शन तो आपको मिल ही गया होगा। देखिए हमारे यहाँ पे क्या था, फंक्शन r/n। यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन r/n का फंक्शन है। ओके, 1/2/n, ये 3, ये हर फॉर्म में, इस फॉर्म में आ रहा है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, अगर ये a n तक जा रहा है, इसमें जैसे हम देखते हैं ये a n तक जा रहा है, तो उसका हमारा इंटीग्रल 0 to a लेना होता है। ओके, और इस केस में ये यहाँ तक जैसे 2n तक जा रहा है। इसमें अगर आपका ये भी हो सकता था कि ये 3n + 1 तक भी जाता, तो इस केस में फिर आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता। तो इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, 0 to 2 dx over 1 + x is equal to log 3। ये आप निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसे आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है log 1 + x। हाँ, ये एक मैं आपको इवेल्युएट करने के तरीके बता देता हूँ। log 1 + x इसका आंसर आता है। ये तो कॉमन है, देखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 0। तो इसमें हम डालेंगे पहले, अब हम न्यूटन लिमिट्स रूल लगाएंगे। इसमें हम log 3 - log 1 करेंगे। log 1 क्या होता है, 0। तो हमारा आंसर log 3 आ जाएगा। तो इस चीज़ की फाइनाइट वैल्यू log 3 है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to b, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी m इंटू बी माइनस ए और m इंटू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में। यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, कैपिटल M है एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, कि a से b के बीच में एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M है और जो मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल m। बिल्कुल।
देखो ये फंक्शन अगर कुछ ऐसे जा रहा है, ये एक f(x) है, इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो अगर हम इसे देखें तो ये चीज़ जो है ये m इंटू बी माइनस ए होगा। और मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ होगी ये स्मॉल m इंटू बी माइनस ए होगी। मैं कैपिटल m इंटू बी माइनस ए दोबारा दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपका इंटीग्रल क्या होगा। इंटीग्रल आपका ये होगा। तो आप देखिए ये जो चीज़ आ रही है इसमें ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ m इंटू बी माइनस ए। बिल्कुल। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो बीच में है, और सबसे कम आपका रेड वाला पोर्शन है जो कि है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। तो इक्वल टू साइन भी सेटिस्फाई कर सकता है अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली, अगर एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।